नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारुति जिप्सी में जनरली कॉमन प्रॉब्लम ऐसी होती है कि गाड़ी कभी कभी रोड पे ऊपर झटके लेती है, सेकंड गियर के अंदर में झटके खाती है या बैक फायर होता है, एयर फिल्टर का होस जो है वो वहां से झटके से आवाज करके बाहर निकल जाता है, या गाड़ी दबती है, या फिर ऐसा लगता है कि गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाने पे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चली नहीं रही है थोड़ी देर तक, फिर बाद में फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजिंग विद द मारुति जिप्सी। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो वायरिंग के साथ रिलेटेड है। वायरिंग मारुति जिप्सी का वायरिंग पूरा ना होने की वजह से क्या हो जाता है कि प्रॉपर कांटेक्ट बनता नहीं है और जहां पे जो सप्लाई जानी चाहिए वो सप्लाई उसको मिल नहीं पाती है। तो सप्लाई नहीं मिलने की वजह से इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि अभी ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि ये इंजन जो है वो स्टार्ट ले रहा है, एक्सीलरेटर देने के ऊपर में एक्सीलरेटर देने के बाद वो जो है इंजन जो है झटके खा के बंद हो रहा है, एक्सीलरेटर नहीं हो रहा है। ये जो चीज है वो इसको यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो प्रॉब्लम भी एक उसी तरीके की इसमें प्रॉब्लम आई हुई है। अब ये प्रॉब्लम जो थी उसकी आइडेंटिफिकेशन तो हो गई है दोस्तों। यहाँ पे जो फर्स्ट सिलेंडर का इंजेक्टर था, इंजेक्टर में से यहाँ पे फ्यूल लीकेज हो रहा है, पेट्रोल लीकेज हो रहा है। तो इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन ये स्ट्रेस करने के लिए, ये प्रॉब्लम फाइंडिंग करने के लिए इसके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ा। और ये काम करते हुए फिर फाइनली यहाँ पे पता चला कि फर्स्ट सिलेंडर का जो इंजेक्टर है वो इंजेक्टर में से फ्यूल बाहर आ रहा है, वो इंजेक्टर लीक हो चुका है। तो अभी वो इंजेक्टर्स के जो है वो ओरिंग बदली करनी पड़ेगी। बिफोर डेट जो एक्सरसाइज की गई है, जो काम किया गया है वो ये है कि गाड़ी के जो लेफ्ट साइड पे अपना ईसीएम जो रहता है, इंजन ईसीएम, तो इंजन ईसीएम के ऊपर में 3 सॉकेट रहती है, वो तीनों सॉकेट को रिमूव किया। और जो मार्केट के अंदर में क्लीन इट करके जो कॉन्टेक्ट क्लीनर रहता है, कॉन्टेक्ट क्लीनर का स्प्रे मार के उसको साफ किया। साफ करने के बाद ये तीनों कॉन्टेक्टर जो है ईसीएम के अंदर में, वो जो निकाले हुए सॉकेट थे वो तीनों ईसीएम के अंदर में लगा दिए गए। तो ये जो मैं उंगली से जो दिखा रहा हूँ वो ओबीडीआई कनेक्ट करने के लिए है। मैंने वो भी कनेक्ट करके देखा, लेकिन यहाँ पे ओबीडीआई जो है वो फोन के साथ कनेक्ट किया मैंने, ब्लूटूथ ऑपरेटेड था, तो लेकिन उसमें कुछ आया नहीं है, कोई रिजल्ट मिला नहीं है। अन्यथा दूसरी कार में जैसे कि मारुति 800 वगैरह में वो ओबीडीआई काम कर रहा है। ये जो सॉकेट में अभी कनेक्ट कर रहा हूँ वो सॉकेट जो है वो वाइपर मोटर का सॉकेट है। तो ये सारे सॉकेट मैंने क्लीन किए हुए, क्लीन इट से क्लीन करके इसको मैंने अभी यहाँ पे इसको लगाया जा रहा है। तो ये सॉकेट से अगर उसमें कुछ मतलब कांटेक्ट नहीं बन पा रहा हो या कोई चीज है तो वो चीज जो है ये सॉल्व करने के लिए ये सारे सॉकेट है उसको डिस्कनेक्ट किए। डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको क्लीन करके मैं उसको रीइंसर्ट कर रहा हूं दोस्तों। बाकी ये जो 2 रिले दिख रहे हैं, तो इसमें से एक इग्निशन स्विच ऑन करते ही एक रिले ऑन हो जाता है और दूसरा रिले जो है वो फ्यूल पंप का है। तो फ्यूल पंप का रिले है वो इग्निशन ऑन करने के साथ ही वो 10 सेकंड के लिए स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद वो फिर बंद हो जाता है। जब हम व्हीकल क्रैंकिंग करते हैं, व्हीकल को हम जब क्रैंकिंग करते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे फ्यूल पंप का जो रिले है वो एक्ट होता है और चालू होता है। इंजन स्टार्ट होने के बाद वो कंटिन्यूस रिमेन ऑन हो जाता है, तो पेट्रोल सप्लाई जो है वो उसको मिलती रहती है। तो इस तरह से ये 2 रिले भी वर्क करते हैं। वो दोनों रिले सेम रहता है, आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। तो वो रिले जो है वो मैंने वहां से, दूसरा मैंने ये एक अर्थिंग वायर जो लगा रखी थी, वो अर्थिंग वायर भी मैंने निकाल के उसको भी क्लीन करके मैं वापस उस लगा देता हूं। क्योंकि क्या है, अर्थिंग अगर पुअर है तो भी जो माल फंक्शनिंग के जो चांसेस है वो रहते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसके बाद मैंने जो अगर काम किया तो ये जो इग्निशन कॉयल है, इग्निशन कॉयल के सॉकेट्स वगैरह वो मैंने निकाला काफी। अगर वहां पे मैंने वो चेक करने की कोशिश की कि वहां पे लूज कॉन्टेक्ट वगैरह कुछ है, प्रॉपर फिटिंग हुई है नहीं है, वो मैंने चेक किया। एज वेल एज जो इग्निशन कॉयल जो दोनों दिख रही है वो कॉयल को भी मैंने रिमूव किया है और वहां पे भी उसको प्रॉपर फिटिंग है कि नहीं उसके लिए मैंने उसको रिमूव करके चेक किया। एक फर्स्ट सिलेंडर और थर्ड सिलेंडर के केबल है वो भी मैंने रिमूव किए, उसको भी मैं प्रॉपर उसको प्लगिंग किया। एज वेल एज स्पार्क प्लग जो है उसको भी मैंने चेक किया। अभी इंजेक्टर का जो वर्किंग है, चारों सिलेंडर के इंजेक्टर के वर्किंग के लिए मैंने 1 बाय 1 उसका इंजेक्टर का कैप भी रिमूव किया और चेक किया कि भाई वर्किंग कर रहा है कि नहीं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि इंजेक्टर वर्किंग कर रहा है कि नहीं, उसके लिए इंजेक्टर वर्किंग जो कर रहा है कि नहीं उसके लिए मैंने क्या किया है कि इंजन स्टार्ट करके स्क्रू ड्राइवर से उसके ऊपर 1 बाय 1 टच किया है और टिक 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 करके साउंड आ रहा है। वो भी एक अनदर मेथड है कि भाई वो उससे आप इंजेक्टर वर्किंग कर रहा है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। इंजेक्टर अगर आपका गाड़ी जो है गैस ऑपरेटेड है, अगर सीएनजी ऑपरेटेड गाड़ी है या एलपीजी ऑपरेटेड गाड़ी है, तो उसमें इंजेक्टर लाइन में रहेगा नहीं। जब आप पेट्रोल पे गाड़ी रहेगी तो पेट्रोल पे ही इंजेक्टर वर्क करता है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि इंजेक्टर तभी वर्क करेगा जब आपका फ्यूल सप्लाई, पेट्रोल सप्लाई अगर चालू है तो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे
ये जो फर्स्ट सिलेंडर का इंजेक्टर है वहां से ये जो आप देखिए आप पेट्रोल निकल रहा है और ये मैंने कैप रिमूव कर दी है। ये मुझे इंजेक्टर जो है वो चारों इंजेक्टर निकालने पड़ेंगे, बकायदा उसके जो ओरिंग्स है वो ओरिंग्स मुझे रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये जो हेडर है, इंजेक्टर के ऊपर जो हेडर लगी हुई है जो मैं दिखा रहा हूँ, वो हेडर को रिमूव करना पड़ेगा। तो बिफोर दैट ये जो मुझे गैस की पाइप है, एयर फिल्टर की जो पाइप है वो रिमूव करना पड़ेगा ताकि मुझे सफिशिएंट स्पेस मिल सके और मैं वहां पे उसके ऊपर वर्कआउट कर सकूं। तो मैंने ये जो एयर फिल्टर की जो होस है वो मैंने निकाल दी है। अभी गैस पाइप जो इक्विप्ड है, जो इनलेट मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड है, उसको मैं रिमूव करूंगा। तो ये रिमूव करने के बाद वहां पे मुझे वर्किंग के लिए सफिशिएंट स्पेस मिल जाती है। ऑलरेडी इंजेक्टर के ऊपर में जो कैप लगी हुई थी वो तो मैंने 1 बाय 1 करके निकाल दी है। अब जस्ट मुझे ये होस रिमूव करनी है। ये होस रिमूव करने के बाद इंजेक्टर के ऊपर में जो हेडर है, हेडर के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर एक एक बोल्ट लगी हुई है, 12 नंबर की बोल्ट लगी हुई है। बोल्ट आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाला बोल्ट जो है उसको मैं टी स्पैनर से खोलने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये जो बोल्ट है मैंने उंगली से अभी दिखाया, ये टी स्पैनर है मेरे पास, तो उससे मैं उसको रिमूव करूंगा। ये क्या है कि जो वहां पे दूसरा कोई स्पैनर लगेगा नहीं, इंक्लाइन पोजीशन में वो बोल्ट है, तो उसको खोलने के लिए आपको टी स्पैनर जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो दोनों जो बोल्ट है उसको 1 बाय 1 में वहां से रिमूव कर लूंगा, तो फिर वो जो हेडर है, हेडर वहां से रिमूव हो सकता है। अभी दोस्तों इसमें एक जो टी स्पैनर के ऊपर सफिशिएंट फोर्स नहीं लगता था, तो मैंने रिंग स्पैनर लेके उसको खोलने की कोशिश की है। ये लूज हो गया है, चलिए खुल जाएगा दोनों तरफ के, तो ये हेडर जो है वहां से रिमूव हो जाएगा। हेडर के ऊपर एग्जिस्टिंग दूसरा कुछ लगा नहीं रहता है, वो जो है 1 बाय 1 जो मैंने इंजेक्टर लगाया है, इंजेक्टर के 1 बाय 1 जो कैप मैंने रिमूव किए हुए है, वो इंजेक्टर ही उसमें हेडर के अंदर में इंसर्टेड रहते हैं। और वो हेडर के अंदर में वो जो ओरिंग रहने की वजह से, ओरिंग होने की वजह से जो हेडर के अंदर जो प्रेशर होता है, पेट्रोल का प्रेशर, वो प्रेशर जो है वो सफिशिएंट वहां पे प्रेशर बनाए रखेगा, तो इंजेक्टर जो है वो इजीली वर्क करेगा और जो ऑटोमाइजेशन विल बी टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। तो अगर प्रेशर अगर सफिशिएंट नहीं है, अगर उसका प्रेशर अगर कम है, तो इंजेक्टर के ऊपर में जो ऑटोमाइजेशन जो होने वाला है सिलेंडर के अंदर में वो इतना इफेक्टिवनेस नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो गाड़ी है झटका खाने के चांसेस है। तो ये मैंने अभी हेडर जो है वो हेडर के दोनों तरफ के बोल्ट जो है मैंने रिमूव कर लिए है। अभी ये हेडर यहां से निकाल लेता हूं और ये चारों इंजेक्टर जो है वो 1 बाय 1 वहां से मैं निकाल लेता हूं। और इंजेक्टर जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो इंजेक्टर के ऊपर में जो ओरिंग है वो फर्स्ट सिलेंडर की ओरिंग गई है, मतलब कि बाकी के सिलेंडर की ओरिंग भी जो मुझे है रिप्लेस करनी पड़ेगी। और वैसे भी सिंगल ओरिंग जो है वो तो अवेलेबल है नहीं, तो उसको सेट में ही लेना पड़ेगा। तो एक पैकेट मिलता है, वो पैकेट में सारे जो इंजेक्टर से इंजेक्टर के सारे ओरिंग्स, मतलब एक कॉलर और ओरिंग दोनों उसमें अवेलेबल है। ये इंजेक्टर है जो मैं फर्स्ट सिलेंडर का इंजेक्टर जो निकाला, ये इंजेक्टर का जो ओरिंग है, ये ओरिंग है उसको रिप्लेस करनी है, क्योंकि वो ओरिंग के पास में से ये आप देख सकते हो मेरे हाथ पूरे मतलब पेट्रोल वाले हो गए हैं। ये वहां से जो पेट्रोल लीक कर रहा था उसकी वजह से गाड़ी झटका खा रही थी, उसको सफिशिएंट प्रेशर हेडर में बन नहीं पा रहा था और उसकी वजह से ये गाड़ी झटका खा रही थी। तो ये मैंने जो फॉल्ट है आइडेंटिफाइड हो गया और मैंने हाथ में जो अभी दिखाई वो ओरिंग जो है वो ओरिंग मुझे रिप्लेस करनी है। तो चलिए चारों इंजेक्टर वहीं से जगह से निकाल लिया जाए। और ये इंजेक्टर्स अगर वहां से निकालने के बाद मैं अगर ओरिंग रिप्लेस कर देता हूं तो मेरी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो ही जानी चाहिए, क्योंकि जो फॉल्ट है वो आइडेंटिफाइड हो गया है। मैंने वायरिंग वगैरह जो भी चेक किया वो एक सस्पेक्ट था कि भाई वायरिंग वहां से मुझे चेक कर लेनी चाहिए कि मुझे प्रॉपर कांटेक्ट नहीं मिल रहा है, तो मैंने वायरिंग चेक की हुई है। तो दोस्तों चलिए ये सारे इंजेक्टर्स जो है मैंने रिमूव कर लिए है, कि आप देख सकते हो कि इंजेक्टर्स जो है वो इजीली मतलब हेडर रिमूव होने के बाद इजीली वो बाहर आ गए हैं। तो अभी ये इंजेक्टर को मुझे जो है वो पेट्रोल से एक्सटर्नली क्लीनिंग तो कर लेना है, एक्सटर्नली पेट्रोल से क्लीनिंग कर लेना है। अगर पेट्रोल से जगह पे आप वाटर से भी क्लीन करो तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वाटर से अगर क्लीन करते हो तो उसको फिर सुखाना है। अगर बिना सुखाए पानी में क्लीन किए हुए इंजेक्टर अगर लगा देते हो और गाड़ी स्टार्ट लेती हो तो गाड़ी में फटाक से फाट से आवाज आएगी, क्योंकि अंदर जो पानी का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन सिलेंडर के अंदर जाएगा और वहां पे वो ब्लास्ट क्रिएट करता है। तो ऐसा फटाका फूटती है वैसी आवाज आती है, फाट से आवाज करेगी, एक ही बार करेगी, नंबर ऑफ टाइम नहीं करेगी। जैसे ही वो इंजेक्टर ऑपरेट होते हैं तो उसी टाइम पे अगर अंदर का जो पानी है वो पानी फेंकेगा वो वहां पे फायर के अंदर में वो पानी इंजेक्ट होने की वजह से, हाइड्रोजन होने की वजह से वहां से फाट से आवाज आएगी। ये मेरे पास जो है वो ओरिंग की जो किट है, पूरी किट उसके पैकेट है, वो ये 100 रुपीज में मुझे मिला है।
ये 100 रुपीज का जो ओरिंग है उसमें मैं 1 बाय 1 ये इंजेक्टर के ऊपर में मैं उसको पहना दूंगा। चलिए इसमें से मैं जो निकाल लेता हूँ कॉलर और ओरिंग, वो ओरिंग और कॉलर वो दोनों जो है इंजेक्टर के ऊपर में 1 बाय 1 डालते जाना है। तो इंजेक्टर सारे रेडी हो जाएंगे और रेडी होने के बाद फिर अंदर इंसर्ट किया जाएगा। ये मेरे पास जो इंजेक्टर्स के ऊपर लगाने वाले जो ओरिंग्स है, इसमें जो कंपनी कोई मेंशन में कोई ब्रांडेड है नहीं, लेकिन मैंने उसको मतलब जहां से मैंने खरीदा उसको मैंने पूछा कि भाई ये चलता तो है कि नहीं, तो उसने बताया कि हाँ चलता है, ये आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी जो लाइफ के बारे में मैंने पूछा था, क्योंकि उसके साथ जो कांटेक्ट में आने वाला है वो पेट्रोल है, तो पेट्रोल और रबर वो दोनों के बीच में अगर हाई क्वालिटी रबर नहीं है तो अगेन फिर से ये प्रॉब्लम वेरी शॉर्ट टाइम में वो इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो इसलिए मैंने वो ब्रांडेड लेने की कोशिश की, लेकिन अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने ये लोकल मेड ही ले ली है। तो इसकी जो ओरिंग है, ये ओरिंग और कॉलर मैंने पहले डाल दिया है। आप देख सकते हो कि ओरिंग और कॉलर एक इंजेक्टर में लग गई है। ऐसा समवॉट सिमिलर चारों इंजेक्टर में मुझे लगाना है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो पहले वाला मेरे हाथ में जो है वो ब्लैक ओरिंग और कॉलर जो लगा हुआ है, और दूसरा जो इंजेक्टर है वो इंजेक्टर के ऊपर मैंने जो खरीदा है उसके ओरिंग और ओरिंग और जो कॉलर है वो मैंने इक्विप्टेड कर दिया है। ऐसा समवॉट सिमिलर सेकंड इंजेक्टर, थर्ड इंजेक्टर और फोर्थ इंजेक्टर के अंदर में ये चीज लगानी है। दोस्तों अगर ये असेंबली अगर कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे कुछ करना नहीं है, सीधा वो चारों इंजेक्टर है उसकी पोजीशन कर देनी है और उसके ऊपर में हेडर लगा देना है। ये 2 इंजेक्टर जो है उसकी ओरिंग तो मैंने रिप्लेस कर दी है, ये थर्ड वन है, और ये फोर्थ वन के अंदर भी मैंने कॉलर इंसर्ट कर दिया है। ये ओरिंग जो है मैं डाल देता हूं। तो ऐसे ये जो ओरिंग उसको पहनाने के बाद ये चारों इंजेक्टर रेडी हो गया है। अभी जो ओल्ड वन जो मेरे पास ओरिंग निकली हुई है वो सारी ओरिंग जो है मैं रख लेता हूं, क्योंकि जो ये क्वालिटी की बात आती है तो दोस्तों इसमें मुझे जो लोकल मेड मिला हुआ है ओरिंग्स का जो पैकेट, तो उसकी वजह से ट्रस्टेबल तो नहीं है, लेकिन अभी मैं यूज कर लेता हूं। तो ये यूज करने के बाद यहाँ पे मतलब ये सारी जो ओरिंग्स मैंने यहाँ पे डाल दी है वो यूज हो कर लेता हूँ। तो आशा रखता हूँ कि ऐसा मतलब फिर से प्रॉब्लम ना आए। ये चारों इंजेक्टर के होल है, इसमें 1 बाय 1 इंजेक्टर इंसर्ट करते जाना है। ये इंजेक्टर्स जो है मैं अभी 4th सिलेंडर का इंजेक्टर अंदर डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा इंजेक्टर आपको हाथ में लेना है और उसको पुश कर देना है, बस जगह बनाना है। हेडर को थोड़ा पीछे ले लीजिए और उसमें पुश कर दीजिए, तो इंजेक्टर ऐसा अपना पोजीशन ले लेता है। तो इसमें कुछ मतलब ये करना नहीं है कि कोई टूल वगैरह यूज करके या ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा, जस्ट आपको इंसर्ट कर देना है। वहां पे भी ये जो 4 होल दिख रहे हैं वो चारों होल के अंदर में भी वहां पे रबर की ओरिंग है, तो वो रबर पार्ट है, और उसमें अगर इंजेक्टर हम इंसर्ट करते हैं तो वो सीधा जाके वो इंजेक्टर जो है वो अपना पोजीशन ले लेता है। तो वहां पे कुछ मतलब ऐसा कोई टूल वगैरह यूज करके या फिर कोई बहुत बड़ा स्किल की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जस्ट आपको वहां पे इंजेक्टर 1 बाय 1 इंसर्ट करते जाना है। तो और थर्ड सिलेंडर का जो इंजेक्टर है वो लग गया है। सेकंड सिलेंडर का इंजेक्टर जो है उसको भी सिंपली जस्ट वहां पे पुट करना है, और पुश करने पे वो अंदर इंसर्ट हो जाता है, अपनी पोजीशन ले लेता है, और वो जहां पे केबल लगानी है वो पार्ट जो है वो अपर पोजीशन में जाएगा। अब ये हेडर है, हेडर के साथ से मैंने दूसरा कुछ भी डिस्कनेक्ट नहीं किया है। हेडर के ऊपर से सिर्फ 2 बोल्ट निकाली है, 12 नंबर की बोल्ट जो निकाली हुई है वो मुझे हेडर को पोजीशन करने के बाद ये 12 नंबर की 2 बोल्ट जो है वो कस देनी है, ताकि वो जो इंजेक्टर है वो वहां पे पोजीशन में रहे। इंजेक्टर पोजीशन अपना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक तरफ में सिलेंडर आ जाता है और दूसरी तरफ में हेडर है। तो हेडर जो है, हेडर और सिलेंडर के बीच में इंजेक्टर है, तो वो कहीं जाने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो लीकेज कर गया वो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि इंजेक्टर जो है, इंजेक्टर के ओरिंग में से वहां से लीकेज कर गया, और वो आइडेंटिफाइड भी नहीं होता है। पेट्रोल जो भी लीकेज होता है वो इवोपरेट हो जाता है। गाड़ी चलती है, गाड़ी में हीट रहती है, हीट की वजह से वो जो है वहां ऐसा नहीं होता है कि वो फायर हो जाता है, क्योंकि वो सफिशिएंट इतना पेट्रोल चाहिए फायर होने के लिए, वहां पे सीपेजेस होता है। ये जो है बहुत कम मात्रा में आते रहता है, तो हमें पता नहीं चलता है। सिर्फ इतना होता है कि जो हेडर प्रेशर है, इंजेक्टर हेडर प्रेशर जो है वो उतना प्रेशर बना नहीं पाता है, और बाकी का जो एक्सेस, अगर वो कभी एक्सेस प्रेशर बनाता भी है तो रिटर्न वाल से वो जो पेट्रोल जो है वो रिटर्न वाल जो है वो ऑपरेट हो जाता है, और वो अगेन वो पेट्रोल जो हो वहां चला जाता है, और सफिशिएंट प्रेशर ही वहां पे हेडर में बिल्ट होता है। तो चलिए मैंने चारों इंजेक्टर लगा दिए हैं, हेडर भी ऊपर मैंने रख दिया है। अभी उस हेडर के ऊपर में
ये जो 12 नंबर की बोल्ट जो है वो मैं टी स्पैनर से जैसे खोला था वैसे ही समवॉट उसको मैं टाइटिंग कर लूंगा, लेकिन वहां पे मुझे सफिशिएंट टाइटिंग करना पड़ेगा क्योंकि इंजन में वाइब्रेशन वगैरह रहता है, वो कंटिन्यूस रोटरी पार्ट है तो वाइब्रेशन वहां पे ट्रांसफर होते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे लूज फिटिंग चलेगा, तो लूज फिटिंग यहाँ अलाउ नहीं है। तो दोस्तों इसको जो है वो फुल टाइटिंग करना है। आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे मैं खोल रहा था तो दोनों हाथ की ताकत से भी वो टी स्पैनर लगाने के बावजूद भी खुल नहीं पा रहा था, तो मैंने रिंग स्पैनर भी एडिशनल वहां पे फोर्स एक्ट किए करके उसको रिमूव किया है। तो दोस्तों उसको सफिशिएंट टाइटिंग कर लीजिए। और ये टाइटिंग होने के बाद ये जो कैप मैंने जैसे जो इंजेक्टर के ऊपर से जो कैप निकाली थी वो कुछ नहीं प्रेस फिट कैप है, तो इसको सफिशिएंट प्रेस कर देना है। 1 बाय 1 चारों सिलेंडर के अंदर में कैप आपको लगाते जाना है। ये कैप अगर मतलब 1 बाय 1 लगा देनी है तो ये बाकी तो कुछ ये मैंने मतलब जो रिमूव किया है वो सारा चीज तो फिटिंग ऑलरेडी कर लिया है। ये कैप जो है वो कैप 1 बाय 1 में इंसर्ट करते जा रहा हूं। इसमें ये कैप लग जाएगी ये चारों सिलेंडर के ऊपर में। तो यहाँ पे जो इंजेक्टर का जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। और ये जो मैंने जितनी भी होस निकाली थी ये इनलेट मैनिफोल्ड और ऊपर में जो टैपेट वॉल वाली जो चैम्बर थी, हेड की जो चैम्बर है ऊपर वाली, वहां से एक जो नोजल निकाली थी वो भी मैंने लगा दी है। और ये दूसरी नोजल जो है एयर फिल्टर के साथ कनेक्टेड होती है, तो उसमें भी जो क्लैंप है वो मैंने प्लायर से दबा के उसके ऊपर क्लैंपिंग कर देनी है। प्रेस फिट ही है, आपको जस्ट पुश कर देना है तो वो फिट हो जाती है। और दूसरा एंड जो है वो इसके अंदर में अपना एयर फिल्टर के अंदर में लग जाएगा। ये मेरे जो सीएनजी की पाइप निकाली थी इनलेट मैनिफोल्ड में से, उसको भी मैं अभी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे जो ये क्लैंप लगी हुई है क्लैंप को मैं टाइट कर देता हूँ। और मैंने जो कॉयल निकाली थी वो कॉयल भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। और इसके ऊपर में जो 2 बोल्ट लगी थी 10 नंबर की बोल्ट वो भी मैंने यहाँ पे टाइटिंग कर दी है। और दोस्तों कि ये जो कॉयल इग्निशन कॉयल जो रहती है वो इग्निशन कॉयल के साथ में जो लंबी डंडी है उसके अंदर में भी एक स्प्रिंग होती है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये इग्निशन कॉयल के अंदर में जो देखिए ये जो स्प्रिंग मेरे हाथ में जो स्प्रिंग दिख रही है वो स्प्रिंग भी कभी कभी क्या हो जाता है कि ब्रेक हो गई है या कांटेक्ट नहीं बन पा रही है या वहां पे भी कुछ मतलब एक्यूमुलेट हो सकता है, तो उसको भी खोल के चेक कर लेना चाहिए इग्निशन कॉयल के ऊपर में कि जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग प्रॉपर कांटेक्ट तो बना रही है कि नहीं, कि कहीं ये स्प्रिंग तो मतलब पीस हो गया है जल के या वॉर्न आउट हो गया है या कुछ भी मतलब अंदर दिक्कत है कि नहीं, वो प्रॉपर कांटेक्ट बना रहा है कि नहीं, वो चेक कर लेना है इग्निशन कॉयल के ऊपर में। और दूसरी एक चीज मैं नोटिस करवाना चाहूंगा कि जब गाड़ी झटके खा रही है तो इग्निशन कॉयल को रिप्लेस करने से पहले जनरली तो डाउट इग्निशन कॉयल के ऊपर ही जाता है जब गाड़ी झटके खाती है तो इग्निशन कॉयल रिप्लेस करने से पहले बॉनेट खोल के थोड़ा अंधेरे के अंदर में गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेना चाहिए कहीं पे वो करंट लीक तो नहीं कर रहा है, साइड में स्पार्क तो नहीं कर रहा है। दोस्तों आशा रखता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।